Good morning, dear student. Now, class 9 साइंस सब्जेक्ट, उसके अंतर्गत अंडर बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट नेम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. Basically, part 6, video 6. सबसे पहले फर्स्ट फॉर ऑल, हम पिछली क्लासों में प्रीवियस क्लास या बैक क्लास में बोलता था, उन बातों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर जो पार्ट वाइज से बना हुआ वीडियो है वो एक दूसरे से संबंध रखता है. यहाँ तक कि आप लोगों को शुरुआत किया गया है सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करना, जिसमें वन सेल ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, कैरियाटिक, यूकैरियाटिक एंड प्रोकैरियाटिक. एंड नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड अदर सेल वॉल. ये दोनों सबसे पहले हम पढ़ते हैं. क्योंकि सेल मेम्ब्रेन किसी भी सेल को आकृति या आकार, शेप एंड साइज बनाता है. एंड प्रोटेक्शन एज वेल एज ट्रांसपोर्टेड मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्टेड मटेरियल ऑफ one cell to another cell. So, plasma membrane also called selective membrane. Now, in the last topic पर हम बात छोड़े थे, वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ये बातें This topic included in osmosis. Only water को and water में घुले हुए मिनरल्स को वाटर के माध्यम से उन्हें ऑस्मोसिस करा देता है, जिसमें आपको किसी मीडियम बनाई गई है, एक्सटर्नल मीडियम, इंटरनल मीडियम, सेल किसी सॉल्यूशन में, कंसंट्रेट सॉल्यूशन में रखा गया हो और एक सेल का बॉडी, एक सेल का वाटर दूसरे बाहर जाए, बाहर का वाटर जो है एक सेल के अंदर जाए. नाउ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यहाँ पर जो सेल रखी गई है, सेल का वाटर कंसंट्रेशन और जिस सॉल्यूशन में रखी गई है वह सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है सेल के कंसंट्रेशन से, यानी बाहर ज़्यादा है वाटर कंसंट्रेशन. सो वाटर जो है सेल के अंदर प्रवेश कर जाएगा. इससे यानी वो स्वेल, यानी हम कह सकते हैं वो फूल जाता है, स्वेल फूल जाता है. नाउ आइसोटोनिक सॉल्यूशन कंसंट्रेशन इक्वल एंड एक्सटर्नल environment and internal environment. Now, last hypertonic solution, just opposite of hypotonic solution, अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा मैक्सिमम एंड बाहर के कंसंट्रेशन, वाटर कंसंट्रेशन कम, तो अंदर से बाहर की तरफ, यानी वो श्रिंक कर रहा है, श्रिंक. इस तरह जो है आपको कुछ
ऑस्मोसिस की क्रियाएं बताई गई है। यानी इसमें दो क्रियाएं, डिफ्यूजन, गैसियस सब्सटेंस डिफ्यूज होता है कंसंट्रेशन के आधार पर। उसी तरह वाटर भी ऑस्मोसिस की क्रिया के दौरान वाटर का ट्रांसफर स्थानांतरित होता है। कुछ ऐसे सेल, एक सेल वाले जीव हैं, वन सेल ऑर्गेनिज्म, अमीबा की अगर हम बात करते हैं तो ऑलरेडी उसके अंदर डिफ्यूज करने की सिस्टम बना हुआ है, जो उसकी अंदर कोई चीज़ भर जाती है, यानी कोई चीज़ चला जाता है, वाटर जाना है, वाटर यानी बाहर की वाटर उसकी बॉडी सरफेस से अंदर जाए, यानी वो सेल मेम्ब्रेन सेल इस तरह जो है उसको इंडोसाइटोसिस, एक और भी जाने इंडोसाइटोसिस एक शब्द आती है इसमें, इंडोसाइटोसिस। कहा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन के बनने की वजह से वो लचीला है, फ्लेक्सिबल है, जिसके आसानी से जो एक सेल वाले जीव हैं उसको आसानी से जो है डिफ्यूज अपने बॉडी के अंदर कर देता है, जिसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करते हैं। यानी सच प्रोसेस आर नोन एज इंडोसाइटोसिस। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस। इंडोसाइटोसिस की क्रिया विधि द्वारा वो भोजन जो है सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज करा लेता है। उसके लिए सिडोपोडिया और फूड वैक्यूम दोनों यूज में आता है। तो इस तरह जो है, क्योंकि डायरेक्ट फूड वैक्यूम में भोजन नहीं जाता है, उसके सेल के माध्यम से सिडोपोडिया जो है इसको कैप्चर किया और उसके सेल से डिफ्यूज हो गया। नाउ नेक्स्ट बात हम इसके भी आउटर मेम्ब्रेन की बात की जा रही है, जहां पर हम पढ़ेंगे अगला स्टेप सेल वॉल। अगला जो स्टेप आप पढ़ोगे वो सेल वॉल कहेंगे, जो बैक्टीरिया के साथ साथ फंगस में भी और प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है, बट एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं पाया जाता है, ओनली सेल मेम्ब्रेन होता है। यानी यहाँ सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी पाया जा रहा है, और सेल वॉल की जो दीवार होती है, अगर हम बात करते हैं इस तरह जो अलग सेल हो गया प्लांट सेल, इधर जो प्लांट सेल अलग हो गया, यानी उसके बीच की एक सपोर्टिंग जो किया है, चिपका हुआ है एक सेल से दूसरे, यानी वहाँ पर ये थी, ये सेल वॉल होता है। और ये सेल वॉल एंड आउटर मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, इस तरह जो है यहाँ इसका नाम है। और काफ़ी ये सबसे बड़ी बात है, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। प्लांट के अंदर जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं इनके अंदर, जैसे पैक्टिन के नाम हम सुनते हैं। पैक्टिन कैल्शियम के साथ इसको सीमेंटेड करता है, यानी जोड़ रखता है। यानी बहुत सारे सैकराइड कार्बोहाइड्रेट टाइप्स के मटेरियल होते हैं जो इनको आपस में जोड़ने यानी सीमेंटेड करने की बात आई है। कहने का मतलब ये है कि ये प्रमुख कार्य, इसके कार्य को हिसाब से देखें तो ये प्लांट को रिजिडिटी यानी मजबूती देता है, यानी प्रोटेक्शन सबसे बड़ा क्या इसके अंदर आ रही है, ये सबसे उस प्लांट सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी प्रोटेक्शन कर रहा है। तो ये आपका दूसरे नंबर पर सेल वॉल पाया जाता है, जो आप कंपोज है आपका मालूम है। क्या आपको जानकारी रखनी है, सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। इनके 3 लेयर होते हैं। आप बाहर के लेयर को आउटर मेम्ब्रेन, मिडिल मेम्ब्रेन यानी इनर मेम्ब्रेन के नाम से रख सकते हैं। डिटेल आगे नेक्स्ट हायर क्लासों में इसकी और भी डिटेल जानकारी मिलता रहेगा, लेकिन एक बेसिकली आपके लेवल पर ज्ञान जरूरी होता है। कहा जाता है जिस हिसाब से आपको, उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, न ज़्यादा अधिक दिया जाए जिससे न समझ में आए तो दिक्कत होगी। तो इस सेल वॉल की बात हो गई है।
फिर हम आगे बढ़ते हैं क्रम में। तो ये आउटर मेम्ब्रेन की बातें यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ अब हम नेक्स्ट भाग यानी पार्ट पर पहुँचते हैं सेल के, क्योंकि सही मायने में सेल जो है ये यूनिट है, जीवन का सच में यूनिट है। यानी यूनिट कब होगा, जब हम इस सेल के अंदर की सारे फिजिकल एंड केमिकल गुणों को अगर जान जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि वाकई में वो एक सेल के अंदर होने वाली क्रियाएं होनी है तो जीवन है। तो अगले पॉइंट पर हम सेल के जो पार्ट है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक को आप एक बुक को लगाकर उसको अच्छे से रीडिंग करें, बुक की रीडिंग करें। बुक से रीडिंग करने से आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। आप कभी बैठो, आप रीडिंग करने के लिए बैठ जाओ। नेक्स्ट है न्यूक्लियस की बात कर रहा है। आपका न्यूक्लियस लगभग ये सेल के सेंटर में होता है और ये यूकैरियोट होता है, यानी कंप्लीट न्यूक्लियस होती है। यानी कंप्लीट न्यूक्लियस के बारे में अगर हम बात करें तो इसका एक बाहर की तरफ डबल मेम्ब्रेन सिस्टम बाहर के ये जो है डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं, न्यूक्लियर इनवेलप ये नाम है, या डबल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवेलप जैसे कोई लिफाफा होती है। इसके बाद आपको ये पोर दिखाया गया है, ये पोर है जिसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। बहुत ही आसानी से इस चीज को समझा जा सकता है। न्यूक्लियर इनवेलप या डबल मेम्ब्रेन सिस्टम में बीच में गैप एंड न्यूक्लियर पोर बोलेंगे एंड ग्राउंड सबस्टेंस सो कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। इस तरह जो है आपके पाया जाता है पूरे सेल में, तो उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। लेकिन जो न्यूक्लियस के अंदर जो एक्वस सॉल्यूशन जो पाया जाता है, प्लाज्मा जो पाई जाती है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसके बाद इसमें जो है एक विशेष प्रोजेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियोलस केंद्रिका, हिंदी में इसको केंद्रक बोलते हैं, इसको केंद्रिका बोलते हैं। ये राइबोसोम का निर्माण करता है। सबसे बड़ी बात है फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। इसके साथ साथ सेल डिवीजन में भी इसका रोल है। आइए मेन फैक्ट पर हम बात करते हैं कि एक सेल के अंदर जो रचना है यानी न्यूक्लियस की रचना है वो इस तरह जैसे आपको हम बता रहे हैं उसके हिसाब से आप समझने का प्रयास करिएगा। अब लास्ट में इसमें बचा है तो सबसे इम्पोर्टेंट भाग बचा है जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। ये है धागे, जैसे पतले धागे में उलझ गया है उसी को हम बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर। रेशा होते हैं जो बीच में हिस्टोन प्रोटीन के रूप में न्यूक्लियोसोम बना रखा है। काफी इसके अंदर रचनाएं, जो इसके अंदर जो खूबियां यानी इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो काफी लार्ज में है। उसकी सारी जो एजुकेशन काफी हाई लेवल पर आपको मिलेगा। लेकिन आपको जो इसमें जाननी है तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है वो जाननी है। पूछते हैं कि न्यूक्लियस की संरचना के बारे में आपको डिटेल लिखनी है तो आप आसानी से फिगर बनाकर कुछ लिख लेंगे, नाम जानते भी होंगे। एंड क्रोमेटिन फाइबर जो बाद में यही सेल डिवीजन के दौरान ये कंडेंस हो जाता है यानी कंपैक्ट हो जाती है और एक क्रोमोसोम बना देता है, गुणसूत्र बोलते हैं।
यही चीज चलकर आगे एक क्रोमोसोम बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है, जिसको इस टाइप में हम इस तरह एक भाग बड़ा, दूसरा भाग छोटा होगा और इसके साथ ये पेयर में होता है। इस तरह जो है क्रोमोसोम बनता है। कब बनेगा? ये जब सेल का डिवीजन होता होगा तब बनना शुरू। इस तरह बन गया। इस तरह जो है आपका क्रोमोसोम बन गया। और ये क्रोमोसोम भी छोटे छोटे पॉलीमर, उस पॉलीमर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। थोड़ी सी अरेंज करता हूं मैं बात को, थोड़ा सा डीप में ले जाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। न्यूक्लियोटाइड यानी ये न्यूक्लियोटाइड जो बना है वो पॉलीमर होती है। यूनिट, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट, यानी जो यूनिट होती है वो न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, जो डीएनए का रचना बनाया हुआ है। जिसमें न्यूक्लियोटाइड कैसे बनती है, कुछ केमिकल्स का नाम जान जाएंगे, जैसे उसमें नाइट्रोजीनस बेस यानी नाइट्रोजन के वो क्षार होंगे, केमिकल कंपाउंड, प्लस शुगर यानी शुगर होता है जिसको हम पेंटोज शुगर कहेंगे, जो 5 कार्बन के होते हैं, C5 कार्बन के होते हैं। और इसके साथ साथ फास्फेट ग्रुप PO4, फास्फेट ग्रुप ये जुड़े होते हैं। यानी इतनी शाखा को जुड़ा जब रहता है तो इसको एक यूनिट करते हैं, यानी एक न्यूक्लियोटाइड करते हैं। और ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड जो है पूरी तरह से क्रम से पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी कोई सीमाएं नहीं, बहुत ज़्यादा, बहुत असंख्य संख्या में ये, और इसी तरह जो है रेशा यानी फाइबर बनाता गया है और एक रचना हो गई डीएनए की, और इसके साथ साथ एक कंप्लीट रचना हो गई आपकी क्रोमोसोम की। तो आज यहीं तक बात को हम रोकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से हम देखने का प्रयास करेंगे, फिर उसको आगे हम वीडियो के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो आपको बखूबी समझ में आएगी। रचना हो गई न्यूक्लियस की, क्या क्या चीज़ें हैं। अब इनके फंक्शन पर बात नेक्स्ट वीडियो में होगा। I want to close my topic and thank you.